वो हमारे पास जीटा पोटेंशियल से रिलेटेड है। जीटा पोटेंशियल से रिलेटेड है, तो इसको हम जो है तो डिफ्यूज डबल लेयर भी कहते हैं। तो देखिए ये हमारे पास इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास मेरे पास एक पार्टिकल है और उसको मैंने किसी भी लिक्विड में डाला। अगर वो पार्टिकल हमारे पास उस लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है तो वो फिर हमारे पास जीटा पोटेंशियल की जनरेशन करता है। अब कैसे जनरेशन करता है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास नेगेटिव जो कोलाइडल पार्टिकल था उसको मैंने क्या किया, लिक्विड में डाला। कोई भी लिक्विड है उसमें मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, तो वो डिस्पर्स फॉर्म में ये सारे आयंस। तो यहाँ पे जितने भी केटाइन हैं ये पहले फर्स्ट स्टेज में क्या थे, डिस्पर्स फॉर्म में थे, लेकिन ये केटाइन जो है तो ये फिर नेगेटिव पार्टिकल्स की तरफ आना शुरू करेंगे। तो ये जस्ट फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। इसकी मैंने एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ पे शो की है कि यहाँ पे देखिए डिस्पर्स फॉर्म में थे ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं। यहाँ पर ये जितने भी सोल्यूशन के जो सोल्यूशन के नहीं, लिक्विड के जितने भी हमारे पास पॉजिटिव मतलब जितने भी केटाइंस हैं वो नेगेटिव के पार्टिकल्स के अराउंड उन्होंने एक फर्मली स्ट्रक्चर सा बना दिया है, एक लेयर सी बना दी है। अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करूँ या यहाँ से यहाँ मूव करूँ तो जाहिर सी बात है ये जो लेयर है ये भी इसके साथ मूव करेगी, क्योंकि ये इसके साथ बिल्कुल टाइटली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल को ये फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल टाइटली इनकी बॉन्डिंग हुई हुई है। ठीक है, तो ये बेसिक सा था। लेकिन ये अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये क्यों हो रहा होता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि मतलब इस एक नेगेटिव पार्टिकल की जितनी भी मेरे पास जो फ्री एनर्जी है तो ये उसको स्टेबलाइज करता है या उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी है कि डिफ्यूजन ऑफ द केटाइंस, मतलब डिफ्यूजन ऑफ द केटाइंस, ये केटाइन जो है इनकी डिफ्यूजन हो रही है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ टू द नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल दैट टेक प्लेस इन सच अ वे दैट द फ्री एनर्जीज और द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम बिकम मिनिमल। इस तरीके से ये इसके इर्द गिर्द एक लेयर्स ही बनाएंगे ताकि जो इसकी जो फ्री एनर्जी है या इसकी जो पोटेंशियल है उसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर है ये देखें, तो ये मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल है इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव मतलब कैटाइंस की फॉर्मेशन हुई, एक स्ट्रॉन्ग लेयर बनाया जिसको मैं जो हूँ टाइट लेयर कह सकती हूँ। फिर इस टाइट लेयर के इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन होगी। जाहिर सी बात है ये जो पॉजिटिव लेयर है, ये पॉजिटिव कैटाइन जो है तो ये हमारे पास क्या काम करेंगे, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरीके से ये नेगेटिव जो है फिर पॉजिटिव को करेंगे, ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव, और इस तरीके से ये प्रोसेस हमारे पास शुरू होगा। लेकिन जितना जितना ये दूर होते जाएंगे तो इतना पॉजिटिव न्यूट्रल जो है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर में भी शायद हमारे पास आयन की कंसंट्रेशन कम हो। तो ये इसकी इनिशियल डायग्राम है जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की, और ये इसकी फाइनल डायग्राम है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट लेयर जो है हमारे पास टाइटली लेयर होती है, सेकंड लेयर जो है तो वो हमारे पास स्टर्न लेयर कहलाई जाती है जिसको हम शेयर्ड लेयर भी कहते हैं, और जो लास्ट लेयर है इसको हम इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन भी कहते हैं। इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। ये फिल्म लेयर होती है, यानी अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ से पकड़ूँ और इसको मैं यूं करके वाइब्रेट करूँ तो ये जो लेयर है ना ये बिल्कुल इसके इर्द गिर्द होगी। हाँ, ये दो बाकी के जो दो हैं तो ये आगे पीछे होते जाएंगे। अब जीटा पोटेंशियल किसे कहते हैं, मैंने आपको कहा कि जीटा पोटेंशियल किसे कहते हैं, इट इज बेसिकली पोटेंशियल बिटवीन द 2 लेयर्स। बट वो कौन सी 2 लेयर्स हैं, ये जो हमारे पास शेयर लेयर है और ये इलेक्ट्रो न्यूट्रल लेयर जो है, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है इसको हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। और जीटा पोटेंशियल हमारे पास उन पार्टिकल्स में होते हैं जो पार्टिकल्स हमारे पास लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होते। जो पार्टिकल्स हमारे पास लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं उनको हम नर्स्ड पोटेंशियल कहेंगे, मतलब उनसे जो पोटेंशियल जनरेट होता है उनको हम नर्स्ड पोटेंशियल कहते हैं। और जो पार्टिकल्स हमारे पास लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते तो उनको हम वो जिस पोटेंशियल को जनरेट करते हैं उनको हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो ये जितना कुछ मैंने बताया वो सब इसी में मेंशन था। जीटा पोटेंशियल को हम ZP से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है। तो जीटा पोटेंशियल जो है तो ये हमारे पास जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है, और सेकेंडली जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है उसको इंक्रीज़ करता है। बस ये 2 बातें आप याद रखें। और किन किन चीज़ों को ये कम करता है, ये हमारे पास pH को, थिकनेस को, विस्कोसिटी को, इन सब चीज़ों को कम करता है। अगर अब ये देखें pH को, थिकनेस जो है हमारे पास, विस्कोसिटी जो है, फ्लक्चुएशंस जो है, ये सब इसके इन्वर्सली रिलेटेड हैं। जबकि वैलेंसी ऑफ आयन जो है तो वो इसकी थिकनेस का क्या मतलब है, थिकनेस का मतलब है कि हमारे पास इसकी थिकनेस कितनी है, सिंपल। ठीक है, तो जितने ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 3 जो सोडियम आयंस है वो हमारे पास 1 एल्युमिनियम आयन के इक्वल होते हैं। तो ये जो 3 सोडियम आयन है ये हमारे पास इसकी थिकनेस को ज़्यादा बढ़ाएगा बनिस्बत इसके। तो जाहिर सी बात है जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, अगर ये वाले हम यूज़ करेंगे, इसकी थिकनेस ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास क्या होगा, जीटा पोटेंशियल कम होगा। लेकिन अगर मैं
स्मॉल कैटाइन को लूँ और जिसका चार्ज ज़्यादा हो वो लूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जीरा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब थिकनेस हमारे पास कम है तो जीरा पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये सिर्फ जनरल सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग इंक्लूड करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। ओके, सो ये हमारे पास एक साइंटिफिक टर्म है, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। ये इसकी नेमिंग में आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप जीरा पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहें तो इसकी नेमिंग में आप ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इसके सैम्पल को जो है तो हम जीटा, इस सैम्पल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट इसकी नेमिंग आ गई, फिर इसका सैम्पल आ गया, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई, जेड डॉट पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसकी अक्रेंस आ गई। तो ये हमारे पास उन लिक्विड्स में अगर होता है जिसमें ये सॉल्युबल नहीं होते। फिर इसकी डेफिनेशन आ जाती है द पोटेंशियल बिटवीन द टू लेयर्स। वो कौन कौन सी लेयर्स हैं, एक हमारे पास शेयर लेयर थी, या इसको हम स्टर्न लेयर भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोन्यूट्रल लेयर हो गई। और इसकी जो है तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास वोल्ट होता है या मिली वोल्ट होता है। और इसके बाद जो है अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूँ, यानी स्टेबल जीरा पोटेंशियल जो है तो वो हमारे पास +-30 मेगा वोल्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जिसकी जो जीरा पोटेंशियल वैल्यू है वो -28 है, या वो हमारे पास 28 है, तो यानी वो हमारे पास इस 30 के सबसे ज़्यादा करीब है बनिस्बत उसके जिसकी वैल्यू मेरे पास 20 है। तो जाहिर सी बात है ये जो 28 वाली है वो इसके ज़्यादा करीब है, तो इसका मतलब उसकी जीरा पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा हो गई। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है हमारे पास, और उसकी जो सरफेस पे जो चार्ज है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। ओके, फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर इन्होंने जीरा पोटेंशियल की कैसे इन्होंने फाइंड, जीरा पोटेंशियल का हमारे पास अलग एक ऐसे चैम्बर सा होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सोल्यूशन का या किसी भी लिक्विड का अगर हम जीरा पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहें, उसमें हम लोगों ने कोई भी कोलाइडल पार्टिकल को जो है डाला हो और हम मालूम करना चाहें कि इसकी जीरा पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, तो उसका हमारे पास एक अलग अपना सा चैम्बर होता है। तो उसमें हम उस लिक्विड को पोर करते हैं और उसको फिर हम जो है उस मशीन में डालते हैं, और फिर जो है तो हमारे पास डिटेक्टर के थ्रू जो है स्क्रीन पे उसकी रिकॉर्डिंग आती है, उसकी वैल्यूज़ आती हैं, और वो फिर हमारे पास शो करते हैं कि हाँ हमारे पास इसकी जीटा पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी जो ऊपर सरफेस के ऊपर जो चार्जेस हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट जो रिसर्च पेपर था उसमें हमने क्या यूज़ किए हैं, आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स लीव के यूज़ किए थे, फ्लावर के यूज़ किए थे। तो जो लीव है उसमें हमारे पास क्या चीज़ है, उसकी वैल्यू हमारे पास -20 में आ रही थी, जो कि हमारे पास एक स्टेबल जीरा पोटेंशियल की वैल्यू से बहुत 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 ज़्यादा दूर है बनिस्बत फ्लावर में हमारे पास -28 आ रही थी। तो ये चीज़ ठीक है। अच्छा, अब सेकंड चीज़ जो है तो वो हमारे पास क्या है, थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस होती क्या चीज़ है। सबसे पहले आई विल मूव टू थर्मल एनालिसिस। व्हाट इज़ थर्मल एनालिसिस? जब भी मतलब इसका सिंपल मतलब ये है ना कि मैं एक सैम्पल है मेरे पास, ये एक स्पेसिमेन है और यह कोई भी सब्सटेंस है, मैं उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करूँ। लेकिन कैसे उसको स्टडी करूँ? बाय अप्लाइंग टेम्परेचर ऑन इट। यानी अगर टेम्परेचर अप्लाई करने से पहले उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे थी और बाद में उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे थी। तो ये हमारे पास थर्मल एनालिसिस है। थर्मल एनालिसिस का मतलब एवरीथिंग विच डील विद द टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली different types of thermal analysis are being used. The most common that we are talking about is the TGA, and the second most important is the ATA, and so on. I think the third one is DSC or something like this. Yes, it is DSC. So the first one is the TGA. TGA means thermal gravimetric analysis. What is meant by T? Therm mean heat, and gravimetry is all about the measurement. Okay, so what we in this technique, what we are going to do, we'll take a sample and we'll just record its weight loss, that how much weight is being lost when we take the sample and apply heat on it. So after some time, how much weight is being lost. So what's going to happen in this, that technique in which the mass of a sample is recorded as a function of, okay, यहाँ पर हम दो किस्म की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट वन हमारे पास क्या है कि या तो हम टेम्परेचर अप्लाई करें उस सैम्पल पे, ठीक है, टेम्परेचर को वेरी करें, तो हम टेम्परेचर को वेरी करें, ठीक है। यानी टेम्परेचर कंट्रोल TGA होता है, टू किस्म के हमारे पास TGA होता है, टेम्परेचर कंट्रोल TGA और दूसरा हमारे पास टाइम कंट्रोल TGA। टेम्परेचर कंट्रोल TGA में, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग TGA में क्या होता है, हमारे पास प्रोग्रामिंग है, ओके, ये कंट्रोल नहीं है, मुझसे मिस्टेक हो गई। ओके, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग TGA में क्या होता है कि हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं,
और इस टाइम प्रोग्रामिंग टीजीए में क्या होता है कि टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होता है, लेकिन हम उसको ज़्यादा देर तक रखते हैं या कम समय उसको देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दिस, ठीक है। दो किस्म के हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं टीजीए में, एक टेम्परेचर प्रोग्रामिंग टीजीए होता है, दूसरा हमारे पास टाइम प्रोग्रामिंग टीजीए होता है। ये दो क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने थर्मल एनालिसिस के बारे में पढ़ा, इसके टाइप्स के बारे में पढ़े, फिर इस रिसर्च पेपर में हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हमारे पास टीजी आ जाता है। टीजी हमारे पास कैसे टेक्निक्स है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है तो ये ड्राइंग प्रोसेस है, और ये हमारे पास क्या करता है, डिहाइड्रेशन के तौर पे काम करता है, यानी जो वाटर है उसको सैंपल से रिमूव करता है बाय अप्लाइंग उस टेम्परेचर के थ्रू। तो जितने भी उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास इजीली उससे एवेपोरेट हो जाते हैं, ओके। और इसके थ्रू जो हमारे पास जो रिजल्ट है वो जिस चीज़ के थ्रू आता है उसको हम थर्मोग्राफ कहते हैं, और इसमें हम वाई एक्सिस पे वेट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेते हैं। जितना जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतना हमारे पास जो सैंपल का वेट है वो हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा। इसमें हम लोगों ने देखिए यहाँ पे मैंने आपको सैंपल बताया हुआ है। सैंपल जो है तो वो उसको हम लोगों ने हीट किया, तो जाहिर सी बात है कुछ जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो गैस के फॉर्म में जो है तो वहाँ से एवेपोरेट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग रेजिड्यू है जाहिर सी बात है इन दोनों जो हमारे पास जो सैंपल्स हैं, सैंपल के बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग के जो रेशोज़ हैं वेट लॉस और उससे पहले का जो वेट था तो वो हमारे पास डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने हमारे पास कुछ अमाउंट की कंपाउंड जो है तो वो एवेपोरेट हो गए हैं, ओके। फिर अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें ना हमारे पास सबसे पहले ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हमारे पास बैलेंस होता है। उस बैलेंस में हमने क्या रखा होता है, अपना जो सैंपल है वो रखा होता है। यहाँ पे हमारे पास सैंपल होल्डर होता है, ये बैलेंस होता है, और ये बैलेंस जो है हमारे पास हाईली सेंसिटिव और एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसे सेंसिटिव और एक्यूरेट होना चाहिए कि स्मॉल अमाउंट के वेट लॉस के चेंज को भी ये डिटेक्ट कर सके, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इस बैलेंस के ऊपर जो है सैंपल होल्डर्स की टाइप की चीज़ होती है, और उसमें हम लोग अपना सैंपल डालते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये हमारे पास फर्नेंस होती है। ये जो बैलेंस है ना ये फिर ऐसे फर्नेंस के अंदर ऐसे चला जाता है सैंपल के साथ, और फर्नेंस जो है तो इसके इर्द गिर्द होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इर्द गिर्द का मटेरियल है। फर्नेंस जो है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है। ये जो है तो हमारे पास क्या काम करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टू द सैंपल। और यहाँ पर जो देखें फर्नेंस के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर रखा होता है। टेम्परेचर कंट्रोलर का क्या काम होता है कि ये हमारे पास उस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है जो कि सैंपल को प्रोवाइड हो रहा होता है थ्रू द फर्नेंस। और इसमें हमारे पास गैस फ्लो सिस्टम भी होता है, इसको हम एटमॉस्फेयर कंट्रोल भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या काम करता है कि इस एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करता है। मोस्टली हम इनर्ट एटमॉस्फेयर को प्रेफर करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ भी हो गई। अच्छा जी, फिर ये जो बैलेंस है ये हमारे पास डिफरेंट शेप, साइज एंड ज्योमेट्री के अवेलेबल होते हैं, और मोस्टली हम स्टेनलेस स्टील, प्लेटिनम या एल्युमिनियम को प्रेफर करते हैं। क्योंकि ये हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड रेंज को जो है बेयर कर सकता है। इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड ऑल दिस, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास मैंने इसके बाद फर्नेंस के बारे में बता दिया, टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में भी बता दिया, गैस फ्लो सिस्टम के बारे में भी बता दिया। फिर अच्छा जी, हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के रिजल्ट जो है रिकॉर्डर जो है डिटेक्ट करता है। एक टेम्परेचर डिटेक्शन होती है थ्रू द फर्नेंस, और दूसरा हमारे पास वेट लॉस डिटेक्शन होती है थ्रू द बैलेंस। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास डिटेक्ट करता है डिटेक्टर, और फिर हमारे पास जो ग्राफ की फॉर्म में यानी थर्मोग्राफ की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ पर फर्नेंस में हमारे पास थर्मोकपल्स लगे होते हैं, और डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल्स होते हैं, और हर एक थर्मोकपल हमारी सैंपल के लिए जितने अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है हम उस थर्मोकपल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक थर्मोकपल की जो टेम्परेचर रेंज है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। फिर यहाँ से हमारे पास जब टेम्परेचर प्रोवाइड होता है तो जितना अमाउंट ऑफ इस सैंपल में जितनी भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स है वो यहाँ से एवेपोरेट हो जाएंगे, और हमारा जो बिफोर एंड आफ्टर जो सैंपल का जो वेट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो वो जो वेट लॉस है वो कौन डिटेक्ट करेगा, ये रिकॉर्डर उसे डिटेक्ट करेगा, और हमारे पास थर्मोग्राम के थ्रू उसके रिजल्ट्स आएंगे कि हाँ भाई हम लोगों ने इतना टेम्परेचर चेंज किया है और इतना जो है तो उसमें वेट लॉस उसने शो किया, ठीक है। और अच्छा, अगर हम टीजीए की बात करें, टीजीए हमारे पास और किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये टीजीए हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, थर्मल डिकम्पोजिशन, जाहिर सी बात है कि कोई कंपाउंड हमारे पास कितना थर्मली स्टेबल है तो उसकी ऑपोजिट क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, कि किस कंपाउंड में हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन पावर ज़्यादा है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी या जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है, इन सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, टीजीए। इस रिसर्च पेपर में हमारे पास जो है हम लोगों ने 3 स्टेजेस में टेम्परेचर प्रोवाइड किया था
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, लीव और फ्लावर के एक्सट्रैक्ट्स हम लोगों ने लिए थे। तो टेम्परेचर वेरी करते गए और हमारे पास वेट लॉस शो होता गया, ठीक है। और फाइनली फिर हम लोगों ने ये डिटेक्ट किया कि किस टेम्परेचर पर हमारे पास फ्लावर में या लीव में कितनी अमाउंट की जो वेट लॉस है वो शो की है।